नमस्कार। आज हम अपने इस वीडियो में, इस सेशन में, इस लेक्चर में शिक्षा के विषय क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। ये आपके सामने एक प्रश्न है कि शिक्षा के विषय क्षेत्र की विवेचना करें और या शिक्षा का विषय क्षेत्र क्या है, शिक्षा के वर्तमान विषय क्षेत्र को किन किन खंडों में वर्गीकृत किया जा सकता है, इसकी विवेचना करें। ये प्रश्न बीएड करने वाले छात्रों के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि परीक्षा में जो है ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। संभव है कि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में आपके समक्ष आ जाए। तो यहाँ पर शिक्षा का विषय क्षेत्र देखना होगा कितना व्यापक है, किन किन विषयों से संबंधित है। देखिए, शिक्षा प्रक्रिया जीवन प्रक्रिया से भिन्न न होकर उसी की एक संपूरक व्यवस्था व प्रक्रिया है। अतः शिक्षा का विषय क्षेत्र, स्कोप ऑफ एजुकेशन, भी मनुष्य का संपूर्ण जीवन क्षेत्र बन जाता है तथा जीवन की समस्याएं भी शिक्षा की समस्याएं हो जाती हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं शिक्षा की, और शिक्षा जरूरी है एक मनुष्य के लिए। तो मनुष्य की जो भी समस्याएं जीवन में आएंगी, उसका जो समाधान निकलेगा वो शिक्षा के द्वारा ही निकलेगा। तो जहाँ जहाँ समस्याएं हैं, जीवन की जो जो समस्याएं हैं, वहाँ वहाँ पर शिक्षा है। तो जो जीवन है मनुष्य का, वो शिक्षा प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। यही ये प्रश्न का उत्तर कह रहा है। कुछ लोग शिक्षा को केवल पढ़ना लिखना ही मानते हैं, जो कि वो संकुचित अर्थ है। उसका व्यापक अर्थ यही है, यानी कि बड़ा जो स्तर है, अगर बड़े रूप में कहें या व्यापक रूप में अगर कहें, तो शिक्षा जब आप पैदा होते हैं और आपकी जब तक मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक शिक्षा चलती रहती है। शिक्षा जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, गतिशील प्रक्रिया है। आप जीवन में जो भी कुछ सीखते हैं वो शिक्षा है। जो भी चीज आप अनुभव प्राप्त करते हैं वो शिक्षा है। चाहे आप घटना से कोई चीज अनुभव करते हो, चाहे आप कुछ पढ़ के आप प्राप्त करते हो, चाहे कोई समस्या का समाधान आप निकालते हो या समस्या आपके सामने आती हो, तो आपको कुछ ना कुछ उसे जानकारी मिलती है, उससे शिक्षा मिलती है। तो ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ रहे हैं, और कहना यही चाह रहा हूं मैं कि शिक्षा का जो क्षेत्र है वो मनुष्य जीवन से तो जुड़ा हुआ है, हर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। और भी जितनी आपके ब्रह्मांड तक जितनी जो भी ब्रह्मांड में जो भी चीजें हैं, यदि उनसे हमको अनुभव कुछ मिलेगा भविष्य में, वो सब शिक्षा में ही आएंगी। यहाँ पर लिखा है कि इसमें उन विषयों को भी जोड़ लिया गया जिससे कि कोई ज्ञान मिलता है, कोई शिक्षा मिलती है। तो ये सारी चीजें हमको देखनी है। अब यहाँ पर किन किन विषयों से हमको संबंध स्थापित करना है शिक्षा का, वो सारी चीजें हम देखेंगे। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि शिक्षा का दर्शन से क्या संबंध है, शिक्षा दर्शन क्या है। ये भी उसका क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके अंतर्गत शिक्षा के उद्देश्य और उनके स्वरूप और इससे संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें शिक्षा क्यों के उत्तर की तलाश तथा शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण प्रमुख कार्य है। शिक्षा के स्वरूप, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा का महत्व, शिक्षा के अभिकरण, शिक्षा का दर्शन के पारस्परिक संबंध, विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का शिक्षा के विभिन्न अंगों पर प्रभाव तथा शिक्षा संबंधी विभिन्न मान्यताओं का अध्ययन इसी के अंतर्गत किया जाता है। यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हैं कि जो शिक्षा दर्शन है उसमें शिक्षा के उद्देश्य क्या होंगे,
इससे संबंधित क्या समस्याएं आ सकती हैं उसका अध्ययन किया जाता है। इन उत्तरों की तलाश भी की जाती है। शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण प्रमुख कार्य भी होते हैं कि भाई जो उद्देश्य है उसका निर्धारण कैसे किया जाए, उसके भी प्रमुख कार्य को देखा जाता है शिक्षा में। फिर शिक्षा के उद्देश्य तो हो ही गए, उसका महत्व क्या है, शिक्षा के अभिकरण क्या होने चाहिए, शिक्षा और दर्शन के बीच क्या संबंध है, ये सारी चीजें हम शिक्षा दर्शन में पढ़ते हैं। विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का शिक्षा के विभिन्न अंगों पर तथा शिक्षा संबंधी विभिन्न मान्यताओं का भी अध्ययन इसी में करते हैं। जैसे कि आप जो शिक्षा दर्शन है उसमें कौन कौन से दार्शनिक विचारधाराएं आएंगी, उसमें आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद और यथार्थवाद, ये सभी दार्शनिक विचारधाराएं हैं जो शिक्षा के पद्धति को, शिक्षण पद्धति को या शिक्षा के रूपरेखा को तैयार करती हैं। यदि आप आदर्शवाद के हिसाब से शिक्षा देना चाहेंगे तो उसका एक अलग प्रारूप होगा, उसका एक अलग ही सिस्टम होगा शिक्षा देने का। प्रयोजनवाद के हिसाब से अलग होगा, यथार्थवाद के हिसाब से अगर आप शिक्षा देना चाहेंगे तो वो अलग होगा। क्योंकि आप समझिए कि जो दर्शन है उसका मतलब है कि सोच। यदि आप सोचेंगे नहीं, विचार नहीं करेंगे, तब तक आप दर्शन से आपका कोई मतलब नहीं रहेगा। और शिक्षा में जब तक आप सोचेंगे नहीं, विचारेंगे नहीं, तब तक किसी समस्या का समाधान नहीं होगा, आपके लक्ष्य का निर्धारण नहीं होगा, आपका उद्देश्य निर्धारित नहीं होगा। तो दर्शन जरूरी है। जहां से सोच शुरू होती है वहीं दर्शन शुरू हो जाता है। जहां आप विचार चिंतन मनन करेंगे वहीं से दर्शन शुरू हो जाता है। तो शिक्षा दर्शन में शिक्षा कैसे देनी है, उसका निर्धारण कैसे होना है, किस आधार पर, किस विचारधारा के आधार पर शिक्षा दी जानी है, वो सारी बातें इसमें हमको करनी है। अब वो विचारधाराएं मैंने आपको बताई कि आदर्शवाद हो सकता है, प्रकृतिवाद हो सकता है, प्रयोजनवाद हो सकता है। इनके ऊपर भी अलग से एक वीडियो बनाकर मैं आपको बताऊंगा कि आदर्शवाद क्या है, प्रकृतिवाद क्या है, प्रयोजनवाद क्या है। तो आगे चलते हैं दूसरे पॉइंट पर, जहां पर शिक्षा और मनोविज्ञान के बारे में बात की जा रही है। देखिए, बालकों की जो शिक्षा है और विकास संबंधी ऐसी अनेक समस्याएं हैं जिनके निराकरण के लिए मनोविज्ञान विशेष रूप से सहायक एवं उपयोगी सिद्ध हुआ है। देखिए, जो शिक्षा है वो किसी बालक को अगर हम दे रहे हैं तो उसके मानसिक स्थिति को भी देखना पड़ेगा, उसकी रुचि को देखना पड़ेगा, उसकी क्षमता को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें मनोविज्ञान के आधार पर चलना पड़ेगा। ठीक है, मनोविज्ञान की शिक्षा अगर किसी शिक्षक को होगी, मनोस्थिति जानने की अगर उसको वो शिक्षा प्राप्त किया होगा, तो किसी बालक को किस तरीके से हमको शिक्षण देना है, प्रभावी तरीके से शिक्षण देना है, वो आराम से कर ले जाएगा। उसको अच्छे तरीके से अधिगम करा देगा। बालक अच्छे तरीके से, रुचिपूर्ण तरीके से वो पाठ पढ़ लेगा, समझ लेगा। तो ये सारी चीजें हमको मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान में हम पढ़ते हैं। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान अब मनोविज्ञान की एक विकसित एवं प्रमुख शाखा के रूप में रूप ले चुका है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बालकों के मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक और सामुदायिक विकास, उनके व्यक्तित्व विकास, बौद्धिक योग्यता, वही सारी चीजें मैंने बताया कि उसका सामाजिक और समुदायिक विकास क्या है, संवेगात्मक विकास क्या है, मानसिक स्थिति क्या है, शारीरिक स्थिति क्या है, ये सब कुछ हम मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान में ही पढ़ेंगे। यदि इसको नहीं पढ़ते हैं या इसको नहीं सीखते हैं तो हम शिक्षण काल कार्य जो है, हम आप जो है छात्राध्यापक है ना, तो हमको उस तरीके से सोचना पड़ेगा। हमको प्रशिक्षण ले रहे हैं तो हमको अभी प्रशिक्षण ले रहे हैं तो जितनी गलतियां हो जाए, लेकिन हमको सीख कर वहां पर बच्चों के पास जब जाएंगे तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि हम सारी चीजें, सारे पद्धतियां हमको पता हों कि हम किसी बालक के बारे में कैसे जान सकते हैं, उसकी मनोस्थिति कैसे जान सकते हैं, उसका जो परवरिश हुआ है या उसके जो शिक्षा की पद्धति जो उसने सीखी है या समझी है, जिस तरीके से उसका शिक्षण कार्य हुआ है, यदि उसके सामाजिक स्तर को जान लिया जाए, उसके मानसिक स्तर को जान लिया जाए, उसकी योग्यता को जान लिया जाए, क्षमता को जान लिया जाए, तो हम उसको अच्छे से पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं।
यदि कोई बालक आर्थिक स्थिति से कमज़ोर बैकग्राउंड से आता है, समाज से आता है, तो उसकी समस्याएं हम समझ सकते हैं और उसको हम अलग से कुछ प्रावधान करेंगे जिससे कि वो शिक्षा ले सके और अन्य जो सामान्य बालक है उनके समकक्ष आ सके। तो यही सारी चीज़ें मनोविज्ञान में हमको देखनी है। फिर इसके बाद हम शैक्षिक समस्याओं पर बात करेंगे। इस शाखा में जो विभिन्न समस्याओं का अध्ययन और उनके समाधान की संभावनाओं पर विचार किया जाता है। शिक्षा प्राथमिक स्तर, उच्च स्तर अथवा व्यावसायिक एवं तकनीकी स्तर की हो सकती है। समस्या पूर्ण अथवा शिशु शिक्षा की भी हो सकती है। प्रभावपूर्ण शिक्षा के लिए उनकी समस्याओं का हल खोजा जाता है। जैसे कि शैक्षिक समस्याएं, नाम से ही कि शिक्षा देते वक्त कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं, इसके बारे में हमको बात करनी है। यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं कि शिक्षण कार्य में जो समस्याएं आई हैं उसका समाधान कैसे हो। अब समस्याएं कई प्रकार की हो सकती हैं। जैसे कि हम प्राथमिक स्तर के बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो क्या समस्या हो सकती है उस समय, उसके ऊपर हम ध्यान देंगे, उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। क्या क्या समस्याएं आती हैं प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, प्रौढ़ शिक्षा के समय। प्रौढ़ शिक्षा का मतलब जो व्यक्ति प्रौढ़ावस्था में आ चुके हैं, जो कभी अपनी पढ़ाई छोड़ चुके थे, उनके बारे में बात हो रही है यहाँ पर। वो दोबारा पढ़ाई अपना शुरू कर रहे हैं, उनके बारे में बात हो रही है। और फिर व्यावसायिक शिक्षा जो ले रहे हैं, जिनको अपना किसी व्यवसाय में पारंगत होना है, कोई व्यवसाय चालू करना है, उस प्रकार की जो शिक्षा है उसमें क्या समस्याएं आ रही हैं और उनका समाधान कैसे हो, उनकी शिक्षण विधि कैसे होनी चाहिए और प्रभावपूर्ण शिक्षा कैसे दी जा सके, ये सारी चीज़ें हम शैक्षिक समस्याओं में पढ़ते हैं। फिर हम चौथे पे आते हैं। चौथा पॉइंट है शैक्षिक समाजशास्त्र। इस शाखा में शिक्षा की सामाजिक पृष्ठभूमि और उसके समाजशास्त्रीय आधारों का अध्ययन किया जाता है। आज की मान्यता है कि विद्यालयों को समाज का लघु रूप होना चाहिए। समाज के अनुकूल और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित ऐसी अनेक समस्याएं हैं जिनके निराकरण का प्रयास इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। इसमें समाज के स्वरूप, संस्कृति, प्रभाव अध्ययन किया जाता है। समाज की अंतःक्रियाओं, विभिन्न सामाजिक प्रवृत्तियों और शिक्षा पर उनके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ इसमें संस्कृति और शिक्षा के संबंध, समाज और शिक्षा के संबंध, समाजीकरण और समाजीकरण के प्रमुख तत्वों तथा प्रक्रियाओं पर विचार किया जाता है। अब यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हैं ये कि जो शैक्षिक समाजशास्त्र का जो क्षेत्र है, विषय है, उसमें हम समाज का अध्ययन करते हैं। समाज का अध्ययन किया, वहाँ पर किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए, वहाँ के लोग किस परंपराओं को, किन परंपराओं को, किन संस्कृतियों को मानते हैं, ये सारी चीज़ें जब हम जान लेंगे तो हम वहाँ के जो छात्र हैं, वहाँ के जो बालक हैं, उनको शिक्षा देने में हमको सहजता महसूस होगी, क्योंकि हमको पता होगा कि हमको इस समाज में किस तरीके से ढलना है, या हमको उन बालकों को किस तरीके से पढ़ाना है कि वो अपने समाज में जाकर अनुकूल स्थिति में हो जाएं, समायोजन कर लें समाज के साथ, अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न हो, समाज पर बोझ न बने। बालक छात्र जो है वो सामाजिक प्राणी है, समाज का ही तत्व है। अगर समाज ने उसको स्कूल भेजा है, विद्यालय भेजा है पढ़ने के लिए, तो वो मानव संसाधन बनाने के लिए भेजा है, न कि समाज पर बोझ बनने के लिए। तो समाज के लिए हमको अच्छा जो है नागरिक, सामाजिक नागरिक भेजना है स्कूल से, विद्यालय से, कॉलेज से। तो इसके लिए हमको समाज शास्त्र का अध्ययन करना पड़ता है, यहाँ की संस्कृति पढ़नी पड़ती है, यहाँ के रूढ़ियों को पढ़ना पड़ता है, या यहाँ के लोगों को पढ़ना पड़ता है। जब तक
उनके बारे में जानकारी नहीं लेंगे तब तक आपको शिक्षण पद्धति नहीं पता होगी कि कौन सी शिक्षण पद्धति से इनको पढ़ाएं या कौन सी युक्तियां हम इन पर लागू करें। तो ये सारी चीजें, शिक्षा पर समाज का भी प्रभाव पड़ता है और समाज पर शिक्षा का भी प्रभाव पड़ता है। स्कूल को समाज का एक लघु रूप होना चाहिए। वहां पर बच्चों को उस समाज के बारे में ठीक से बताना चाहिए, समझाना चाहिए। यदि समाज में कोई रूढ़ियां हैं, कोई गलत चीजें हैं, उसको खत्म करने के लिए भी प्रयास करना चाहिए। यदि होता है तब तो बहुत अच्छा है, नहीं होता है तो अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करने का प्रयास करें, समायोजित तरीके से कोई कार्य करें। अब 5वां पॉइंट हम देखेंगे, शिक्षा का इतिहास एवं विकास। शिक्षा का इतिहास, तो शिक्षा का इतिहास पूर्ववर्ती शैक्षिक विचारधाराओं की जानकारी वर्तमान शैक्षिक समस्याओं को सुलझाने में सहायक होती है। जैसे कि जो शिक्षण पद्धति है, शैक्षिक मान्यताएं हैं, जो शिक्षा की मान्यताएं हैं, उनमें आज वर्तमान में क्या समस्या आ रही है, उसको देखने के लिए, उसको समझने के लिए हमको पुराने जो शिक्षा पद्धतियां रही होंगी, जो विचारधाराएं रही होंगी, शैक्षिक विचारधाराएं जो रही होंगी, उनको देखना पड़ेगा, इतिहास में जानना पड़ेगा कि किस प्रकार की समस्या आई थी तो ये विचारधारा तैयार हुई थी या ये विचारधारा निर्मित हुई थी, अस्तित्व में आई थी। क्या हम अब बदलाव कर सकते हैं? क्या हम वर्तमान में जो ये विचारधारा है इसमें कुछ परिवर्तन ला सकते हैं? तो इतिहास में हमको जाकर देखना पड़ेगा, वहाँ के घटनाक्रम को देखना पड़ेगा। तो वहाँ से जो सीखने की चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं, जो विषय हैं, उनको सीखेंगे और उनको हम लागू करेंगे वर्तमान स्थिति पर, ताकि वर्तमान भी सुधरे और भविष्य में भी जो है कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें बताने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि मैं एक बार पढ़ दूँ, शिक्षा का इतिहास पूर्ववर्ती शैक्षिक विचारधाराओं की जानकारी वर्तमान शैक्षिक समस्याओं को सुलझाने में सहायक होती है। किसी देश की शिक्षा का विकास कैसे हुआ है, शिक्षा में परिवर्तन तथा विकास के लिए मुख्य प्रयास क्या रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था के प्रारंभ, पूर्व इतिहास काल की शिक्षा व्यवस्था, संस्कृति और शिक्षा से संबंध, शिक्षा के प्रमुख युग परिवर्तक, सरकारी शैक्षिक नीतियों, गैर सरकारी प्रयासों तथा शिक्षा शास्त्रियों की शैक्षिक विचारधाराओं आदि का अध्ययन इस खंड में किया गया है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि शिक्षा की जो समस्याएं आज वर्तमान में आ रही हैं, उनको यदि आप उसका समाधान अगर करना चाहते हैं तो आपको इतिहास में जाकर देखना पड़ेगा कि उस समय की क्या विचारधाराएं रही होंगी, सरकारी शैक्षिक नीतियां क्या थी, गैर सरकारी नीतियां क्या थी, उस समय के प्रमुख युग परिवर्तक कौन थे जो शिक्षा के लिए कार्य कर रहे थे, संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव था, पूर्व इतिहास का क्या प्रभाव था शिक्षा के ऊपर, शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की थी उस समय की। तो वो सारी चीज़ें जब हम देखेंगे तो हम निकालेंगे कि हाँ, इस तरीके की जब स्थिति थी तब ये विचारधारा आई, आज हमारे पास ये स्थिति है तो हमको कौन सी विचारधारा लेकर आनी चाहिए। तो ये सारी बातें हम शिक्षा का इतिहास एवं विकास में पढ़ते हैं, समझते हैं। अब शिक्षण पद्धति के बारे में बात करें। शिक्षण पद्धति का मतलब, जब हम शिक्षा देते हैं किसी बालक को, किसी को, तो शिक्षण देना तो मतलब शिक्षा देना, लेकिन किस प्रकार से देना, उसका कोई तरीका होना चाहिए। तो जो तरीका है, जो प्रकार है, वही पद्धति है। जैसे अब यहाँ पे जो लिखा हो मैं पढ़ दूं, शिक्षा की इस शाखा में विभिन्न विषयों की शिक्षा पद्धतियों पर विचार किया जाता है और उनसे संबंधित अध्ययन सिद्धांतों का अध्ययन होता है। इसमें मुख्यतः विभिन्न विषयों के शिक्षण स्वरूप, उनके पढ़ाए जाने की आवश्यकता, उनके शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य, उनके विभिन्न घटक और उन घटकों से संबंधित ज्ञान और सूचनाओं से छात्रों को परिचित कराने की विधि और क्रम, उस विषय की पाठ्य पुस्तकें और उनके प्रकार,
उसके शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक अध्ययन एवं अध्यापन क्रियाएं एवं उस विषय के शिक्षक की सफलता तथा उस असफलता का मूल्यांकन आदि पर विचार होता है। शिक्षा का यह क्षेत्र शिक्षण कला और उसके विज्ञान से संबंध रखता है। यहाँ पूरी बात यह है कि शिक्षा कैसे देनी है, ये बात हो रही है। शिक्षण पद्धति, जो पद्धति है वो कैसे देनी है, ये समझिए। बच्चों का पूरा उसको देखेंगे कि हाँ उनको कहाँ कहाँ पर क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। फिर एक लक्ष्य निर्धारित होता है, लक्ष्य निर्धारित होगा, उद्देश्य निर्धारित हो जाएगा। फिर इसके बाद पद्धति निर्धारित होगी कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम किस प्रकार से इन बालकों को सिखाएं, पढ़ाएं। क्योंकि बालकों के बारे में हमने अध्ययन किया पूरा, हमारा लक्ष्य निर्धारित हो गया, अब हमारा उद्देश्य भी निर्धारित हुआ। अब उस उद्देश्य को प्राप्त करना ही हमारा कार्य है। अब उस कार्य को कैसे पूर्ण करें, पहले तो शिक्षण पद्धति आपको बनानी पड़ेगी, यानी कि किस तरीके से शिक्षा देना है। पाठ्यक्रम निर्धारित होगा, शिक्षण पद्धति निर्धारित होगी, प्रस्तुतिकरण होगा पाठ का, शिक्षण कार्य होगा, यानी कि बालकों को पढ़ाया लिखाया जाएगा उसी शिक्षण पद्धति से। फिर इसके बाद प्रश्न होंगे, बच्चों का परीक्षा होगा, जिससे कि होता क्या है, बालकों का मूल्यांकन तो होता ही है, शिक्षण पद्धति का भी मूल्यांकन हो जाता है कि यह शिक्षण पद्धति सही थी, यह तरीका सही था बच्चों को पढ़ाने का कि नहीं। यदि अधिकांश बच्चे उस शिक्षण पद्धति से लाभान्वित हैं, यानी कि उनको फर्क पड़ रहा है, तब तो शिक्षण पद्धति सही है। यदि उस शिक्षण पद्धति से अधिकांश बच्चे लाभान्वित नहीं हैं, उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब कि वह शिक्षण पद्धति गलत है उन बच्चों के लिए। वहीं पर तत्काल उस शिक्षण पद्धति को बदल देनी चाहिए। इससे शिक्षण पद्धति का मूल्यांकन तो होता ही है, अध्यापकों का भी मूल्यांकन हो जाता है कि अध्यापक सही से पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हमको पढ़नी पड़ती हैं शिक्षण पद्धति में। फिर 7वां हम देखेंगे शैक्षिक प्रशासन एवं संगठन। शैक्षिक प्रशासन एवं संगठन, जिस प्रकार से शैक्षिक प्रशासन और संगठन होगा उसी प्रकार की वहाँ की शिक्षा व्यवस्था भी होगी, ये आप ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर हमको ये सारी चीजें पढ़नी पड़ती है। इस शाखा के अंतर्गत शिक्षा के संगठन और प्रशासन से संबंधित सिद्धांतों और समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। किसी राष्ट्र की शिक्षा का स्वरूप बहुत कुछ उनके शैक्षिक प्रशासन एवं संगठनों पर निर्भर करता है। यहाँ आप कह रहे हैं कि कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश है, अगर उसका शिक्षा जो भी शिक्षा स्तर है उसको देखना है अगर, तो उसके शैक्षिक संगठन को देख लीजिए, उसके प्रशासन को देख लीजिए। जिस प्रकार से शैक्षिक संगठन और प्रशासन होंगे उसी प्रकार की उसकी व्यवस्था, उसका स्तर, उसके शैक्षिक स्तर भी उसी प्रकार का होगा उस राष्ट्र का। इस शाखा में विभिन्न स्तर के विद्यालयों की स्थापना, उनके प्रबंध, उनके नियंत्रण और निर्देशन, उनकी निरीक्षण व्यवस्था, उनके प्रबंधकों, अध्यापकों, प्रधानाचार्यों और कर्मचारियों की नियुक्ति, उनके वेतन भत्ते, उनके कार्यों की सफलता असफलता आदि का अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ शिक्षा को जनतंत्रात्मक सिद्धांतों के अनुरूप बनाने, इसकी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने, शिक्षा के समान अवसर की उपलब्धता सुनिश्चित करने, छात्रों के स्वास्थ्य की रक्षा करने आदि के लिए वर्तमान शैक्षिक प्रशासन का अध्ययन करके उसमें आवश्यक सुधार और वर्तमान संभावनाओं पर विचार किया जाता है। यहाँ पर संगठन और प्रशासन के बारे में बात हो रही है। किसी भी राष्ट्र की शैक्षिक व्यवस्था अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके प्रशासन और उसके संगठन को देख लीजिए। यहाँ पर प्रधानाध्यापक कैसे हैं, अध्यापक कैसे हैं, उनका शैक्षिक स्तर क्या है, उनका वेतन भत्ता किस तरीके से मिलता है, स्कूल का स्ट्रक्चर क्या है, विद्यालय का स्ट्रक्चर क्या है, निरीक्षण परीक्षण किस स्तर का हो रहा है,
बच्चों को मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है कि नहीं रहता है, शिक्षण विधियां अच्छी हैं कि नहीं है, ये सारी बातें हम इसमें पढ़ते हैं शैक्षिक संगठन और प्रशासन में। और जो भी समस्याएं सामने आती हैं उनका समाधान खोजने का प्रयास करते हैं और उसको सुधारते हैं, भविष्य के लिए सुधारते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी रहती है इसमें। फिर 8वां, तुलनात्मक शिक्षा। इसमें हमको तुलना करना होता है, एक देश की शिक्षा को दूसरे देश की शिक्षा से तुलना करना होता है, उनकी प्रणाली, उनकी शिक्षा प्रणाली की तुलना करनी होती है। तो वहाँ पर जो अंतर होगा, जो समानताएं होंगी, वो देखी जाएंगी। क्या इन अंतर को सही ठहराया जा सकता है, या यहाँ पे जो समस्याएं आ रही हैं, क्या ये समस्याएं दूसरे देश के शिक्षा में समस्याएं हैं कि नहीं हैं, उनमें सुधार कैसे किया जा सकता है। यदि एक देश के शिक्षा प्रणाली में ये समस्या है तो दूसरे देश की शिक्षा प्रणाली में यदि वो समस्या नहीं है तो कैसे नहीं है, वो सारी चीज़ें देखकर इसके ऊपर जो है लागू किया जा सकता, दूसरे वाले के ऊपर लागू कर के जो है उसका समाधान किया जा सकता है। तो तुलना करना बहुत ज़रूरी है। तुलना करेंगे तो आपका मूल्यांकन हो जाता है, आपकी शैक्षिक प्रणाली का मूल्यांकन हो जाता है। तो यहाँ पर तुलनात्मक शिक्षा का अध्ययन तो निश्चित ही करना चाहिए। संगठन और प्रशासन का भी तुलना करना ही चाहिए, जिससे कि शिक्षकों का और बालकों का दोनों का जो है लाभ हो सके, फायदा हो सके, और देश की शिक्षा प्रणाली को भी लाभ हो सके। अब 9वें पॉइंट में, शिक्षा मानव संसाधन विकास के रूप में। मानव संसाधन के विकास के रूप में शिक्षा भाई मानव का विकास तो करता ही है। मैंने बताया कि मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक हर प्रकार से शिक्षा विकास करती है। तो शैक्षिक स्तर पर मानव संसाधन तो तैयार करेगी ही करेगी। देश का विकास जो है वो साध्य है, और उस साध्य को प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना है, हमको साधन ढूंढना है, और साधन में मानव संसाधन सबसे उच्च है। यदि आपके पास कोई फैक्ट्री है, कोई ट्रेन है, कोई हवाई जहाज है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, कोई कुछ भी हो, उसको चलाने के लिए मानव, वो शैक्षिक मानव, साक्षर मानव की आवश्यकता है। तो शिक्षा जो है वो मानवों को संसाधन के रूप में तैयार करती है। तो यहाँ पर हम जो है पढ़ेंगे क्या, कि शिक्षा मानव संसाधन के विकास के रूप में है। यदि मानव संसाधन के रूप में ना हो, या मानव पढ़ा लिखा ना हो, तो कोई फैक्ट्री चला सकता है, कोई सीईओ बन सकता है। सुंदर पिचाई का आप ले लीजिए, वो मानव संसाधन के रूप में ही तैयार किए गए थे भारत में, लेकिन यहाँ पर वो सुविधाएं नहीं मिली, आज वो गूगल में है। सत्यम नडेला हो गए, सुंदर पिचाई हो गई, ये सब लोग भारत देश से निकले हैं, यहीं के संसाधन थे। भारत देश की शिक्षा ने इनको उस रूप में तैयार किया था, मानव संसाधन के रूप में, लेकिन भारत सरकार जो है इनको कंज्यूम नहीं कर पाई, इनको वो सारी चीज़ें, वो सुविधाएं नहीं दे पाई जो वहाँ के विदेशी कंपनियों ने उनको दे रखी है। अच्छा, ये लोग फायदा भी पहुंचा रहे हैं उन देश की कंपनियों को। अब जैसे आप गूगल लेंस देख रहे हैं, गूगल मैप देख रहे हैं, किसका देन है? ये सुंदर पिचाई की देन है, उनकी सोच है, जो आज गूगल के जरिए आप तक पहुंच रहा है और पूरी दुनिया को जो है मिला है ये सारी चीज़ें। तो मानव संसाधन यदि भारत अच्छे तरीके से तैयार कर रही है तो मानव संसाधन को खपाना भी उसको चाहिए। कैसे खपाएगी? इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके। आधारभूत संरचनाएं भारत में कम है, यदि ये तैयार हो जाती हैं, इनका निर्माण हो जाता है,
तो हम अपने मानव संसाधन का परिपूर्ण रूप से इस्तेमाल प्रयोग कर सकते हैं। अब आते हैं 10वें पॉइंट पर, जिसमें अन्य क्षेत्र के बारे में बात की गई है। मतलब 9 तो बहुत प्रमुख थे और ये 10वां पॉइंट जो मैंने आपको दिखाया, इसमें जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं उनको समेट लिया गया है। तो मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। शिक्षा का क्षेत्र अत्यंत व्यापक हो चुका है। जीवन का कोई भी क्षेत्र अब शिक्षा से परे नहीं है। शिक्षण संसाधन, शिक्षण तकनीकी, शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन, शिक्षा का अर्थशास्त्र, अधिगम एवं अनुदेशन का मनोविज्ञान, संगणक एवं शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, शिशु शिक्षा, स्त्री शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा, संचार एवं प्रसार शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा आदि ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिनका अनवरत विकास हो रहा है। शिक्षा का क्षेत्र नित्य विस्तार हो प्राप्त करते हुए व्यापक बनता जा रहा है, क्योंकि समाज तथा जीवन की समस्त समस्याओं के समाधान का प्रयास शिक्षा द्वारा ही संभव है। जैसे जैसे समस्याएं बढ़ेंगी, उनका समाधान करने के लिए शिक्षा ही आपके समक्ष दिखाई पड़ेगी। तो चाहे शिक्षण संसाधन हो, चाहे शिक्षण तकनीकी हो। आज देखिए शिक्षण तकनीकी में कंप्यूटर, लैपटॉप, यूट्यूब, मोबाइल, ये सब क्या है? ये शिक्षण तकनीकी है। शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन, शिक्षा का अर्थशास्त्र, अधिगम एवं अनुदेशन, संगणक एवं शिक्षा, कंप्यूटर का तो है ही। प्रौढ़ शिक्षा, शिशु शिक्षा, स्त्री शिक्षा, इसमें जो भी चीज़ें जो है, जो भी समस्याएं आ रही हैं, जो आवश्यकता है उसको जो है परिपूर्ण कौन कर सकता है? वो शिक्षा ही परिपूर्ण कर सकते हैं। उनकी सारी संभावनाओं को हम शिक्षा के माध्यम से देख सकते हैं और उसका जो है, जो भी समस्याएं होंगी उसका समाधान भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपने देखी, समझी, और उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर से बहुत कुछ समझ में आया होगा। और ये जो है, यदि आप लिख देंगे एग्ज़ाम में तो बहुत ही अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। आपको कॉपी तो भरनी है, कॉपी तो आपको भरनी है, कम से कम 4 से 5 पन्ने तो आपको भरने ही पड़ेंगे, तब तो आपका बीएड। ऐसा मानते हैं लोग कि कॉपी भरनी पड़ती है, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है, आपको समझना ज़रूरी है। इसलिए मेरा ये प्रयास है कि आप लोग कुछ सीखें, समझें और बड़े आसान तरीके से समझें, बहुत ही फ्रेंडली तरीके से। फिर मिलता हूँ अगले किसी लेक्चर में, अगली किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।